सो द 9th चैप्टर पेज नंबर 94। रेपर्टरी का यूज हम खाली रेपर्टराइजेशन के लिए लेकिन अगर रेपर्टरी थ्रू मटेरिया अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा रेपर्टरी भी हो जाएगा और मटेरिया का भी स्टडी हो जाता है कि कौन से ड्रग्स में क्या क्या रूब्रिक्स है, कौन सा रूब्रिक कौन से ड्रग कवर करता है। इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें रेपर्टरी की भी स्टडी हो जाती है, रूब्रिक्स की भी स्टडी हो जाती है और ड्रग्स की रेमेडीज की भी स्टडी हो जाती है। तो इसीलिए अगर वैसा मटेरिया पढ़ने के बजाय, थेरोटिकल मटेरिया पढ़ने के बजाय अगर रेपर्टरी पढ़ते हैं, थ्रू रेपर्टरी मटेरिया अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें लाइफ लॉन्ग काम पड़ता है रूब्रिक्स का। दैट इज द रेपर्टरी। फिर जब रेपर्टरी में रूब्रिक्स लेके हम कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन हमें फाइनलाइज करनी होती है। तो फाइनल करने के लिए एक आप उस वक्त जस्ट लुकआउट भी डाल सकते हैं ड्रग्स पे, मेडिसिन पे। शुरू में सर के सेमिनार्स वर्कशॉप करते थे तो सर बोलते थे आप वैसे मटेरिया पढ़ने के बजाय अगर आप रेपर्टरी की स्टडी करते हैं, ब्रिक्स की स्टडी करते तो आपका दोनों काम हो जाएगा, रेपर्टरी और जो बोरिक के बजाय आप कंकॉर्डेंट मटेरिया यूज, कंकॉर्डेंट मटेरिया फ्रांस वर्मिलिंग का किताब है। वर्कशॉप सेमिनार्स महाबलेश्वर में अटेंड करते थे तो सर हमें वर्मिलिंग का ही बोलते थे, कंकॉर्डेंट मटेरिया। ये बुक आप हमें हमेशा जब आपकी मेडिसिन फाइनल हो जाती है तो ये जस्ट लुकआउट उस पर से आप कर सकते हैं। ये जस्ट एक बार नजर भी घुमा लिया आपने तो वहां पे सब कंफर्म हो जाता है। तो कंकॉर्डेंट मटेरिया इज द बेस्ट मटेरिया फॉर स्टार्टिंग। द रेपर्टरी चैप्टर 9 डॉक्टर प्रफुल्ल बोरकर सर, द 9th चैप्टर ऑफ होम्योपैथी एंड मॉडर्न साइंस बुक ऑफ डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर। So there are many ways of studying repertory. To make full use of this wonderful instrument at our disposal, we need to look out at the various ways in which repertory can be used. Repertory is used to solve cases which most of us can also be applied for the study of materia medica. A much better and interesting way of studying our remedies, whether singly or in a group. तो materia medica की स्टडी अगर आप ग्रुप में करते हैं, मतलब ग्रुप वाइज करते हैं, जैसे कलक्रिया ग्रुप, नेट्रम ग्रुप, तो इससे भी बहुत अच्छी कॉमन स्टडी हो जाती है और उसमें पता चलता है कि कौन सा सिम्टम कौन से मेडिसिन में नहीं है और कौन सा मेडिसिन उसे कवर कर रही है। जैसे कि कलक्रिया एक ही सिम्टम लेकिन उसमें पूरा कलक्रिया ग्रुप कवर हो जाता है कि ऑल कलक्रियाज आर थर्स्टी एक्सेप्ट कलक्रिया फॉस, ऑल कलक्रियाज आर राइट साइडेड एक्सेप्ट कलक्रिया फॉस इज दैट, ऑल कलक्रिया हैव profuse perspiration except calcarea fos, all calcarea have desire for milk except calcarea, all calcareas have desire for sweet except calcarea, all calcareas are right sided except calcarea. This is the कॉमन स्टडी ऑफ। तो इसमें पता चलता है कि कौन सा रूब्रिक कौन से मेडिसिन कवर कर रहे हैं और कौन से। इस तरह से आप ग्रुप वाइज भी स्टडी कर सकते हो और सिंगली भी कर सकते हो। हाउ डू वी डू दिस? वेल, हियर इज हाउ। पिक अप द रेपर्टरी एंड जस्ट गो। पिक अप द रेपर्टरी एंड जस्ट गो। आपको ऐसा नहीं कि भाई मन लगा के बैठ गए और एक जैसा पढ़ रहे, नहीं, जस्ट पिक अप and read the only rubrics through the different group. only rubrics पढ़ना है, rubrics पढ़ना है। ऑटोमेटिकली उसमें जो मेडिसिन आएंगे वो जैसे जैसे अपने आंखों के सामने से जाते हैं वैसे वैसे वो स्टडी होते जाता है। So what do you find? You find some rubrics, that is, look again and you will find it. Some of them are expressive rubrics while some are non-expressive. ये बहुत अच्छा स्टडी सर ने, बोरकर सर ने यहाँ दिया है कि किस तरह से रूब्रिक्स लर्न करना है और ऑटोमेटिकली अपना मटेरिया लर्न हो जाए। तो एक्सप्रेसिव एंड नॉन एक्सप्रेसिव, दिस इज अ बिग ग्रुप ऑफ रेपर्टरी ऑफ मटेरिया। इसमें से पूरा, जैसे कि एक्सप्रेसिव जैसे हम मेडिसिन देखते हैं तो पूरा मटेरिया जिडीज है, ड्रग्स है, मेडिसिन है, पूरा आधा डिवाइड हो जाता है। एक्सप्रेसिव है, कुछ नॉन है। एक ही रूब्रिक में पूरा जितना भी हमारे ड्रग्स है 3000 4000 उसमें से पूरा डिवाइडेशन है। तो कवर एक्सप्रेसिव रूब्रिक, this cover those rubrics which represent the expressive symptoms in the repertory and will be helpful in tracking the expressive patient. So कौन से rubrics है अंडर expressiveness के अंदर आते हैं? तो vivacious, loquacity, tricking and lament, these are the expressive rubrics. So extroverted, boaster, bragger, eloquentness, these are all expressive rubrics. Communicative, expansive. Then non-expressive, these cover those rubrics which represent those patients who either don't talk
or communicate very little, like reserved, talk indisposed to, undemonstrative, anger suppressed, quiet disposition, reserved, secretive. These are the non-expressive rubrics. Some are objective and some are subjective. So objective means those which can be seen, felt with ours. These are definite and cannot be denied. This is objective type कि हम उसे टच करके ही समझ सकते हैं, टच करके ही पता चलता है, सेंसेस से ही पता चलता है. These are object. और some are subjective, that means those which the patient experiences but we cannot see or measure or sense. These are relative symptoms which cannot be measured और तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कंफर्म होते हैं क्योंकि वो हमने देखे हैं, हमने समझ लिए, हमने ऑब्जर्व किए. दैट इज ऑब्जेक्टिव. और जो पेशेंट हमें बता रहा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, दिस इज सब्जेक्टिव. तो हमेशा ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रूब्रिक्स आएंगे? तो हार्डनेस, फ्रॉन, रेस्टलेसनेस, फिजिकल स्वेलिंग, डिस्कलरेशन. ये हम एग्जामिनिंग के बाद पता चलेगा. ये हम इसे कंफर्मेटरी रूब्रिक्स बोल सकते, कंफर्मेटरी सिम्टम्स बोल सकते जो हमने ऑब्जर्व किए. लेकिन अगर पेशेंट हमें बोलता है तो हमें उसे बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन से कंफर्म करना होता है. जैसे कि पेन, पेशेंट बोलता है कि मेरा रात में पेन बढ़ जाता, पेन एग्रीवेट एट नाइट, पेन एग्रीवेट एट 4 PM, पेन एग्रीवेट एट मॉर्निंग, कब एट द मिडनाइट. तो हमें उस पर भरोसा करना होता है, लेकिन भरोसा करने के पहले हमें उसे क्रॉस भी करना है, कंफर्म भी करना है. तो पेन, ग्रीफ, इंडिग्नेशन, डिम विजन, डिल्यूजन, सेंसिटिविटी, ड्रीम्स, क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स, मोडालिटी. These are all subjective rubrics or symptoms. Some reflect the intellect of man while other the emotions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा आपको काम पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है. इंटेलेक्चुअल कौन सा है और इमोशनल, क्योंकि हम मोस्टली इंपॉर्टेंट देते हैं इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हर पेशेंट में इंटेलेक्चुअल भी देखना बहुत जरूरी होता है, इमोशनल नहीं. ऑलवेज अवॉइड द इमोशनल सिम्टम्स और सो इंटेलेक्चुअल दोज व्हिच टेल्स अस अबाउट द थिंकिंग कैपेसिटी. यस, जैसे कि एक आधा पेशेंट है, वो आप उसकी केस टेकिंग कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठा है, लेकिन अगर उसने कुछ आपके क्लिनिक का बता दिया कि डॉक्टर साहब वो देखना वो गिर जाएगा, बराबर रखे हुआ नहीं. अब इसको क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? दिस इज yes, watchfulness. This is observative or watchfulness. This is his intelligence. So intellectual, conscientiousness, positive, cowardice, idiocy, imbecility, concentration difficult. These are the intellectual rubric. लेकिन ये बातों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देना कि कोई पेशेंट है ना, आते हैं हमारे सामने, बहुत से डिजीज का नाम लेंगे, है ना, इसमें ये खाना, ये नहीं खाना, बहुत से. ये होगा उनका अवेयरनेस. ये पढ़ के सुन के आजकल इतना अवेयरनेस बढ़ गया है पेशेंट लोगों का कि वो खुद ही हमारे को बता देते हैं, है ना. कुछ बातें तो हमें भी पता नहीं होती, उनसे पता चल जाती. तो ये उनका इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ. हाँ, तो इससे इंपॉर्टेंस नहीं देना कर. फिर आप येस, कॉशियस घेऊ शकता तुम्ही, परंतु इंटेलेक्चुअल नाही. कन्सायन्शियस घेऊ शकता, कॉशियस, कन्सायन्शियस, प्रिकॉशिटी पण घेऊ शकता काही पेशंट मध्ये. सो इंटेलेक्चुअल एंड अदर इज इमोशनल. अब इमोशनल में क्या फीलिंग्स आएंगे? फीलिंग्स ऑफ पर्सन, दोज विच टेल्स अस अबाउट द सेंटिमेंटलनेस और sentimentality, feeling of a person. Feeling, emotions are not important for us. So sentimental, grief, sympathy, affectionate, anger, rage, jealousy. ये रूब्रिक आप कब ले सकते हैं? जब सोरिक केस है. सोरिक केस है तो कुछ सोरिक सिम्टम लेके आए, सोरिक डिजीज लेके आए, तो आप उसमें एफेक्शनेट देख रहे हैं, ओके, डजंट मैटर, क्योंकि आपको उसमें एफेक्शनेट रेमेडी ही ढूंढना है. एंगर है, जैसे कि अयोटा, एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर, ये सोरिक केसेस में आप इसके इंपॉर्टेंट दे सकते हैं. एक्यूट केसेस में मोस्ट. जेलसी भी देख सकते हैं, रेज देख सकते हैं, सिंपैथी देख सकते हैं, सेंटिमेंटलनेस. लेकिन सोरा साइकोसिस में कभी भी इसको इंपॉर्टेंट नहीं देना. और सिपिलिटी. सम रिप्रेजेंट द पॉजिटिव फैक्टर्स व्हाइल सम द रिजल्टेंट इफेक्ट. पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं और रिजल्टेंट इफेक्ट्स कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव फैक्टर्स which lead to series of reactions in a person's psyche, or if we can get a definite positive factor, then it
assumes a lot of significance. Yeah. For example, elements from admonition, elements from anger suppress, elements from grief, elements from vaccination. So these are the पॉजिटिव फैक्टर. तो पॉजिटिव फैक्टर्स में आप ये भी ले सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, प्राइड, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम anger, vexation. But resultant factor, the consequences of the positive factor, this depends on the sensitivity of that individual and affects those part of the body which are weak और प्रोन टू. जैसे कि राइट साइड सीनियर्स के लिए और लेफ्ट साइड जूनियर्स. तो कोई पर्सन अगर बाइक पर से गिर गया और उसको राइट साइड में फ्रैक्चर हो गया, तो इसका सेंसिटिव पार्ट होगा राइट साइड, और जहां फ्रैक्चर हुआ वो मोस्ट सेंसिटिव. तो ऐसे वक्त हमें रिजल्टेंट इफेक्ट देखना है. तो किस तरह से? तो दिस डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड अफेक्ट्स दोज पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ऐसे क्या बात हो गई, मतलब उसका माइंड, उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई? तो उस सीनियर पर्सन से उसको क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसा क्या हो गया जो उसने इतना वायलेंटली, डिस्ट्रक्टिवली उसे रिएक्ट किया. मतलब उसकी यहाँ पे सेंसिटिविटी कैसी है? हाइपर राइट. तो ये होगा रिजल्टेंट which are weak or prone to affection, tells us the sphere of action in that person both mentally and whipping, admonition from sensitive to criticism. अब देखो बहुत से पेशेंट जैसे कि नेट्रम्स है, स्टेपिसाग्रिया है, लाइको है, इग्निशिया, सेपिया, एसिड पॉस, सिलिशिया. These are patient whipping pulsatilla, whipping disposition, any type of anger, reproaches, criticism, rudeness. Like ये लोग करेंगे कुछ नहीं. अगर इनके साथ कोई रूडली बिहेव किया तो ये only the reaction is resultant effect क्या आएगा उनका? Only. So whipping, admonition from sensitive to criticism, grief, whip cannot, convulsions after vaccination. जैसे मैंने जॉन्डिस के आपको केस बताया था, केस बोला, वो लड़की उसने किया कुछ नहीं, लेकिन घर पे जाके 2-3 घंटा रोई. So this is whipping, admonition, whipping for rudeness, whipping for criticism. So this is the reaction or positive factor of resultant factor. Some are disease symptoms where others are non-disease. That is the natural trace. तो disease symptoms कौन से होते हैं? non-disease. यही मेन है फिजियोलॉजी का रोल इन, कि हमें पता होनी चाहिए कि फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ अ पर्सन क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, और डिजीज पैथोलॉजी, डिजीज फिजियोलॉजी. अगर नॉर्मल पता होते तो ऑटोमेटिकली हमें डिजीज का हर सिम्टम पता लग जाता है कि ये डिजीज है और ये नॉन. जैसे कि एंगर इट इज नॉन डिजीज, बट एंगर वायलेंट इट इज डिजीज. रेज इट इज डिजीज. फियर इट इज नॉन डिजीज, बट वही फियर ओवर पावरिंग इज डिजीज. तो इस तरह से डिजीज नॉन डिजीज सिम्टम्स हमें पता हो जाते हैं अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी. सो डिजीज सिम्टम्स, दीज आर सिम्टम्स रिजल्टिंग आउट ऑफ सम डिजीज और पैथोलॉजी और एफेक्शन. दीज आर हेल्पफुल टू अराइव अ diagnosis, but from homeopathic prescriptions point of view it has lesser value. Disease symptoms को हम कभी भी importance, because we treat the man, not the disease. So imbecility, tumor, sunstroke, mania, sadness, depression, cachexia, imagination, these are disease symptoms. So ऐसे rubrics कभी नहीं लेना. लेकिन ये रूब्रिक आप कौन से केसेस में ले सकते हैं? जो बहुत ही डीप सीटेड सिपिलिटिक केस, जहां डिस्ट्रक्शन बहुत होगा. और डीप सीटेड सिपिलिटिक केसेस कैसे? विद इन 1 month मैसिव वेट लॉस, जैसे कि एक ही मंथ में 25 to 30 kg वेट लॉस होगा. दिस इज डिजीज सिम्टम, बट पैथोलॉजी इज इतना सडन, इतना फास्ट अगर होता है तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल, इंपॉर्टेंट PQRS सिपिलिटिक. तो ऐसे वक्त इमेशिएशन, इस टाइप का रूब्रिक आप ले. कैकेक्सिया लेने के बजाय आप वहां पे इमेशिएशन फास्ट है, इमेशिएशन सडन. लाइक ट्यूमर्स ये डिजीज सिम्टम है, लेकिन ट्यूमर्स रूब्रिक कब ले सकते हैं? जब रिकरेंटली ट्यूमर्स हो रहे हैं. जैसे कि एक ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर की केसेस, सपोज एक ऑपरेशन होगा और रिकरेंट उसको ट्यूमर होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ट्यूमर रुक ही नहीं रहे. तो ऐसे इसमें रिलैप्सिंग और ट्यूमर्स रिकरेंटली अपीयरिंग, इस टाइप के रूब्रिक्स आप.
non-disease traits. These are natural attributes of a person arising out of his genetic makeup. These are tremendous significance for homeopathic non-disease like pessimist, courageous, audacity, lean people, tall people, stoop-shouldered people. अब देखो पेसिमिस्ट आप रूब्रिक ले सकते हैं. पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी, राइट? पेसिमिस्ट निराशावादी. लेकिन निराशावादी के लिए और भी रूब्रिक्स है, लेकिन पेसिमिस्ट ही कब लेना? नेगेटिव थिंकिंग वाला वो भी निराशावादी होता है, टिमिड पर्सन निराशावादी होता है, लेकिन पेसिमिस्ट जो हमेशा इस तरह से बोलता है. हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत से लोग बोलते हैं देखो नसीब में होगा तो मिलेगा, कौन जा सकता है ना. तो ये हो गया पेसिमिस्ट. वही ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव कब लेना और ऑप्टिमिस्टिक कब लेना? पॉजिटिव पर्सन ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी कंडीशन, तब आप पॉजिटिव ले सकते हैं कि 100% उसमें पॉजिटिविटी आपको सामने दिखाई देगी कि इतना बोल्ड, करेजियस है ना, लोकेसिटी, टॉकेशियस, वो आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप देखेंगे. तो ये होगा पॉजिटिव. बट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऑलवेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू हिज गॉड एंड नसीब. मुझे पता है ये मिलेगा, मेरे नसीब में हमेशा ऐसा हुआ है, मुझे मिलता है. पेसिमिस्ट वाला नहीं, मेरे नसीब में ही नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला. और ऑप्टिमिस्टिक नहीं, 100% मिलेगा. तो ये ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट. देन लीन पीपल, टॉल पीपल, स्टूप शोल्डर, ये रूब्रिक्स नहीं लेना है आपको, ये आपको कंफर्मेशन के लिए यूज करना है, मेडिसिन कंफर्मेशन. जबकि आपकी कोई मेडिसिन फाइनल हो जाती है तब आप ये फिजिकल सिम्टम्स है आप इसको कंफर्मेशन के लिए ले सकते. सम आर ऑब्वियस व्हाइल सम आर कंसील्ड. कुछ एकदम आपके सामने दिखेंगे और कुछ एकदम कंसील्ड. सो दीज आर obvious rubrics. These are similar to the objective symptoms mentioned above. Yes, these are features which cannot be argued as everyone is able to see them clearly. Hence, have to be given lot of value and should be used as an eliminative rubric. Obvious rubrics आपको elimination के लिए like popish. ये आपके सामने, ये आपको ऑब्जर्व करना है, आपके सामने दिखेंगे और कभी भी इसको निग्लेक्ट नहीं करना. इसलिए टेस्ट टेकिंग के वक्त कान, आंख, कंसंट्रेशन हमेशा अलर्ट होना चाहिए. सो होपिशनेस, ये पेशेंट आपके सामने आया, आपको दिख रहा है कि इतना सज धज के आया है, तो उसे निग्लेक्ट मत करो. वो क्यों आया है? क्लिनिक आता है, डॉक्टर को दिखाने आता है, तो इतना सज धज आने की क्या जरूरत है? तो दिस इज पोपिशनेस, दिखाना, दिखावट. पोपिश, डैंडी, एलिगेंट, ये रूब्रिक्स हमें एलिमिनेशन के लिए काम आते. क्लीनलीनेस, जो आपकी भी गलती निकालता है. देन लोकेसिटी, डर्टीनेस. डर्टीनेस आपको बहुत बार हम देखते हैं पेशेंट, अगर आप लोग कार्ड देते होंगे पेशेंट को, तो कुछ पेशेंट के कार्ड इतने डर्टी हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है? डर्टी. तो ऐसे वक्त उनके रूब्रिक्स आप ले कंफर्म, मेडिसिन कंफर्मेशन के लिए या फिर एलिमिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. हरी, हास्टी, एखादा पेशेंट एखादी बार अगर घाई कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो हर बार आता है, 2 मिनट भी बाहर वेटिंग रूम में बैठता नहीं है और पेशेंट अपने रिसेप्शनिस्ट को बोर करता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कब लगेगा, नंबर कब लगेगा. दिस इज हरी हैज टॉक इंडिस्पोज टू. बहुत से पेशेंट होते हैं, साल 2 साल हो जाते हैं, लेकिन आके सामने स्टैचू के जैसे बैठे रहेंगे. उनको पूछना पड़ता है कैसा लग रहा, फिर वो ओनली सिंगल वर्ड में आंसर दे. सो दिस इज टॉक इंडिस. नाउ द कंसील्ड में हमें बहुत तकलीफ हो. कंसील्ड निकालना बहुत मुश्किल होता है. एक आधा पेशेंट अगर बहुत ही सिक्रेटिव है, बहुत ही उसमें हाई डिजायर टेंडेंसी है, तो उसमें से कंसील्ड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दिस टेस्ट द स्किल ऑफ होम्योपैथ. ये तो आपके गट्स पे ही डिपेंड है कि आप में कितना टैलेंट है, आप किस तरह से डिगिंग करके उसको ओपन अप करेंगे, उसके अंदर का राज निकालेंगे. गेट द सिम्टम्स आउट ऑफ an individual requires a lot of patience and is an art. That's why homeopathy becomes. Good observation is a key feature in this. Good observation is the key feature in this. अगर concealed निकालना है तो उसका एक आधा भी ऐसा वर्ड हमें मिल जाता है या फिर ढूंढना पड़ता है कि जिसमें से हम उसको डीप ले जा. तो ये इतना हार्ड भी नहीं है कंसील्ड सिम्टम निकालना.
कंसील्ड इमोशनल फैक्टर्स निकालना या फिर कंसील्ड पॉजिटिव फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स निकालना इजी है, लेकिन उसके हर वर्ड पे जब वो टॉकिंग करता है तो हर वर्ड पे हमें ध्यान रखना होता है, उसके हर एक्शन पे हमें ध्यान रखना होता है। हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है इस वक्त। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, लाइफ में कुछ नहीं होता, तो उसको बराबर ऑब्जर्व करो, देखो कहीं इंजरी है क्या, कहीं कुछ हुआ था क्या, उसके पास्ट इवेंट्स पूछो, उसमें से जाओ। कोई पेशेंट बोलता है कि बहुत साल पहले 10-20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर उस वक्त का पॉजिटिव फैक्टर नहीं, कहाँ लगा था, कैसे लगा था, फिर किससे रिलेटेड है, क्या इमोशन है, वो फाइंड आउट करो। तो इस तरह से एक बार अगर उसके अंदर घुस गया तो बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें कंसिल्ड सिम्टम भी निकालने में हेल्प होती है। सो कंसिल्ड सिम्टम कौन से होते हैं? तो हाइपोक्रेसी, डॉगमेटिक, डिसीटफुल, लायर, ये तो बहुत ही डेंजर, जेलसी, हॉट चिली, हॉट थर्मल्स भी निकालना बहुत हमारे लिए मुश्किल का काम हो जाता है एक आधे पेशेंट में, जो पेशेंट कंसिल्ड होते हैं। नहीं, दोनों बराबर। अरे दोनों बराबर कैसे? कुछ ना कुछ तो होगा, किसी चीज के लिए तो टॉलरेंस होगा। सो दीज आर द कंसील्ड रुब्रिक। नाउ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेपर्टरी. व्हाट आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट? वंस वी नो दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेपर्टरी, वी मूव further to the more practical aspect of repertory, selecting the right rubric and arriving at the right remedy. All of us face this problem that even after taking a good case full of mental and physical symptoms, taking good, well thought out rubrics, we just don't seem to hit the right remedy. बहुत बार होता है ऐसा, बहुत अच्छी केस लिए, 2-3 घंटा केस टेकिंग चली और देखा क्या, पूरा साइकोटिक हिस्ट्री लेके आए, सब अच्छा लिख के लाए, और वो अच्छी चीजों के लिए हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट, कोई मीनिंग नहीं। हमें वो चाहिए जो सब अच्छा छोड़ के हो। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सब ठीक है, सब मजे में, सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है। स्टार्ट, फिर बीमार क्यों गिरे, फिर ये क्यों हुआ, सब अच्छा है। तो ये तो हमें थैंकफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए हैमर थ्योरी का, जर्मन न्यू मेडिसिन का, जिससे हमें ये पहले ही क्लिक हो जाता है, आइडिया आ जाती है कि अब इससे कैसे हिस्ट्री निकालना है, इसको क्या कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें पता हो जाता है कि ये डिजीज का ये कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये निकालना कैसे, ये हमें आइडिया आ जाती है। इसलिए हम उसको डिगिंग कर सकते हैं, डीप डिगिंग कर सकते हैं, उसको और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, जब तक हमें वो मिलता नहीं तब तक हमें पूछना है। इसलिए अच्छा, कभी भी पेशेंट जितना भी अच्छे सिम्टम बताता है वो कभी भी देखना नहीं है, उसके अगेंस्ट चलते रहना है हमें। सो टॉकिंग गुड, वेल थॉट्स out rubrics, we just don't seem to hit and write. So why is this so? Let's go through what happens in our individual clinic. 3 homeopaths ABC are working on one case. देखो यहाँ पे एक सर ने एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअल में होता क्या है। हम कौन सी हिस्ट्री देखते हैं, हम किस टाइप के रूब्रिक लेते हैं ऑलवेज, हम मटेरिया मेडिका को किस विजन से देखते हैं, रेपर्टरी को किस विजन से देखते हैं। तो अगर मोस्टली होम्योपैथ के अपने अपने व्यूज है, हर कोई अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करता है, हर कोई अपने आप को ग्रेट समझता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन ऐसा नहीं। इस एग्जाम्पल से आपके बहुत से व्यूज ओपन अप हो जाएंगे। A patient comes for first time and as the case taking progresses, they get frustrated to find out that he just answered the questions to the point. Nothing more, nothing less. What do we do? Homeopath A. He is not talking because he is reserved to the work that he is uncomfortable. Out of comfortable zone. Yes. वो आउट ऑफ कंफर्ट में जाके हर काम करते हैं, तभी उनको सक्सेस मिलता है। और हम हर काम में कंफर्टेबल ढूंढते हैं, इसलिए हमें सक्सेस। तो आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस पर्सन बनना है और सक्सेस पाना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। तो मेहनत वाले काम करो, मेहनत करो, ये सभी बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि तकलीफ वाले काम करो, कंफर्ट वाले में। जो काम में तकलीफ है ना, हमें तकलीफ होती है वो काम। आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, लो
लेकिन ऐसी हिस्ट्री लो कि आपको उसमें तकलीफ होनी चाहिए, लेते वक्त तकलीफ होनी चाहिए, तो वो आपको सकता। आप देखो जितने भी सक्सेसफुल डॉक्टर्स है, सक्सेसफुल पर्सन है, वो किसी भी फील्ड का हो, वो ऑलवेज कौन सा वर्क करते हैं जिनमें उनको तकलीफ हो। अमिताभ बच्चन ऐसे अमिताभ बच्चन नहीं बने। आप देखो अमिताभ बच्चन कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफें वाले काम करते हैं। जो उनको जमता नहीं ना वो पहले करे, जो काम में उनको तकलीफ होती है वो पहले काम करे। इसीलिए अगर उसका मीनिंग ये है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डोंट डू डिफरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, दे जस्ट डू थिंग्स। द सेम अप्लाइज टू होम्योपैथी। दिस इज द क्वालिटी दैट वी एट प्रिडिक्टिव होम्योपैथी वांट each one of us to develop. Dr. Vijayakar uses the same repertory that we do. He uses the same medicines that we do. But difference lies in the know, how, when and how and what. देखो सर जो यूज करते थे वही हम यूज कर रहे हैं। सर जो रेपर्टरी मैथमेटिका जो मेडिसिन्स जो ऑर्गेनोन यूज करते थे वही हम कर रहे हैं। लेकिन उनके सक्सेस में और हमारे सक्सेस में, उनके नाम में और हमारे नाम में कितना डिफरेंस। देखो काम सभी करते हैं, है ना। हमारे से ज्यादा हार्ड वर्क करने लोग जो दिन रात मेहनत करते, तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, हम उनके जैसा काम नहीं करते, फिर भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन, तो काम तो दोनों कर रहे हैं। फिर जो हमारे से ज्यादा मेहनत कर, तो फर्क ये है कि आप किस तरह से काम कर, आपका अंडरस्टैंडिंग किस टाइप, आपका थिंकिंग किस टाइप। सो जस्ट हाउ वुड वी टैकल द फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे दो एग्जाम्पल यहाँ पे सर ने दिए थे, उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल अभी उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इट्स सिंपल, डजंट एवरीवन एग्री दैट पेशेंट वाज टॉकिंग लेस एंड to the point, which in simple terms mean that he is a person who is not interested to talking, not interested in talking. So the simple rubric that one can deny or rule out is talk indisposed to, और talk indisposed to is a B group. इसमें से मेडिसिन मिस हो ही नहीं, इसलिए always take the B rubric। और स्टार्टिंग के डेज में तो आपको B rubric ही लेना पड़ेगा ताकि आप कि मेडिसिन उसमें से मिस। जब आपका नॉलेज बहुत हो जाएगा, मायाजम का नॉलेज परफेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक परफेक्ट हो जाएगा, या फिर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन परफेक्ट हो जाएगा, तब आप शॉर्ट रूब्रिक ले सकते हैं। वो 2-4 जिसके मेडिसिन से, वो सिंगल मेडिसिन वाला, 2 और 3 मेडिसिन वाला भी रूब्रिक आप ले सकते हैं, लेकिन वो परफेक्शन आने के बाद। The patient's remedy has to be covered by this rubric. So the first lesson to learn in prescribing rightly and avoiding guesswork begins here. Take a rubric which is big and solid, which everyone has to agree on. It should be an objective rubric and not a subject. So once we take such rubrics, we are sure that at least we have definitely not eliminated the similar. The golden rule is try and eliminate the rubric that we have selected. Similarly, try and rule out the remedies that come up after repetition. When a rubric or a remedy cannot be ruled out or eliminated, then it assumes significance. And so next we proceed by taking such qualities of that person which run through and through his personality. Yes, तो ये थ्रू एंड थ्रू जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये थ्रू एंड थ्रू क्या है? ये प्रत्येक गोष्टी, यस, ये उसका होता है जेनेटिक नेचर, जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक डिस्पोजिशन, कि उसके हर चीज में वो बात दिखेगी आपको। उसके फिजिकल्स में दिखेगी, उसके जनरल्स में दिखेगी, उसके मेंटल्स में, उसके हर रिएक्शन में दिखेगी, उसके हर जो भी वो करता है, सोचता है, उसमें तो वो होता है उसका थ्रू एंड। So next we proceed by taking such qualities of that person which run through and through his personality in various situations and circumstances in childhood, youth and adult. ये होता है उसका जेनेटिक डिस्पोजिशन, तो हर कंडीशन में वो सेम रहेगा, सेम होगा। सो अगेन, जैसे कि बहुत से पेशेंट बोलते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से हम बिहेव करते हैं, सिचुएशन कैसे देखते हैं, तो वो उसका जेनेटिक ट्रेट नहीं हुआ, उसे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे, उसका फीलिंग हुआ। Again, bearing in mind that they have to be solid and beyond doubt. What are those qualities of a person which are unshakable or which describe him as a person? So these are
his innate characters or traits. For example, conscientious, mildness, positiveness, courageous, cowardice, unfeeling heart. These are the innate characters, innate disposition, और उसे हम genetic disposition कहते हैं. These are the genetic traits. Why are these given so much value? Why? So the reason is these are the characters which are determined by the genetic makeup of that individual. How do genes determine the nature of a person? Well, as a matter of fact, genes are responsible for nearly all that we see of an individual. The genetic makeup of a person remains the same throughout his life, which he has inherited at the time of conception. Out of all the genes available to man, some are expressive, while some are not expressive, that is repressed. His expressed genes determine not only his physical makeup but also what diseases he is prone to develop, as also his nature, intellect, will, etc. In short, they determine the constitution of a person. So what we are taking as prescriptive totality to arrive at a simillimum is not but the totality of the express and dominant gene. In that, सर ने बहुत ही अच्छी तरह से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हमें जीसीएस फाइंड आउट करना होता है, क्यों करना होता है और किस बेस पे करना होता है. वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. Hence the term rightly coined by Dr. Vijay Kar, that is genetic constitutional simillimum, GC. We should take those qualities of a person into consideration which don't leave that person with change in circumstances. ये कभी change नहीं होंगे किसी भी circumstances. A person by birth angry is always remain all his life events, उसकी reaction angry ही रहेगी. The features determined by the genes always resist changes. For example, a timid person will nearly always remain timid throughout, or through we may witness a few occasional incidences which, if seen on face value, yes, may appear to be some courage. वो भलाई जब वो साइकोसिस में जाएगा ना तो भलाई वो चेहरे पे करेज दिखाएगा क्योंकि साइकोसिस आया, लेकिन बेसिकली अंदर से वो टिमिड ही होते. ये होते जेनेटिक, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये ऑलवेज वैसे ही रहेंगे. सो अ पर्सन इज नॉट कॉन्शियस if he remains so when all things are going for him. It is in trying situations that one's conscience, जो conscientious होते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन बोला था कि ऐसे पर्सन्स, शायद इस सेशन में नहीं बोला था, ऐसे पर्सन कंसाइंशियस पर्सन मतलब कौन से, कि जो लोग बुखार में भी मतलब फीवर में भी काम करते हैं, दैट इज कंसाइंशियस. और जो नॉन कंसाइंशियस होते हैं जिनको काम का फीवर आता है. सो दीज आर थिंग्स विच विल नॉट चेंज ओवरनाइट. जेनेटिक होता है, इनहेरिट होता है, इसलिए वो कभी एक रात में बदल जाएगा ऐसा नहीं. So these are subject to change only when there is a major positive factor. ये major positive factor जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हो गई या फिर ऐसा कोई डिजीज हो गया जिसमें हार्मोन्स चेंज हो गए, जीन्स म्यूटेट हो गया, ऐसे पेशेंट genetics in man will always resist change. The positive factors will be such as analogous to his or her constitution. For example, only those people who are sensitive to grief will be found under elements from. So that so the way we look or read this, the rubric should change drastically. Yes. So we should look at the rubric elements from grief, people who are prone to affected by grief. तो जितने भी elements from के rubric है हमारे, that means these peoples are sensitive to that particular situation, particular
rubric. So vaccination, elements from vaccination covers constitution which are easily prone to get affected by vaccination. Anxiety, anticipating and engagement. Yes, people who become very anxious before any engagement or examination. If a strong positive factor plays help in that individual and he turns from a courageous man to a cowardized personality, then this courage, this change in this phenotype will be most definitely found in the related remedies of his earlier constitution. Yes. तो जिनका जो जीसीएस होता है ना, अगर उनको लाइफ में कभी जीन्स भी म्यूटेटेड हुआ, चेंज हुआ, तो उनके रिलेशन में की रेमेडी. वंस वी अंडरस्टैंड दिस, इट बिकम्स वेरी सिंपल टू परस्यू the logic behind the relationship of remedies. Answer our long debated question in whether the constitution of man can change or not. Yes. तो बहुत से लोगों को ये सवाल आता ही है कि एक ही रेमेडी लाइफ लॉन्ग चलेगी, हाउ इज पॉसिबल? तो ऐसा नहीं, एक ही रेमेडी लाइफ लॉन्ग चलेगी हर पेशेंट को ऐसा नहीं होता है. उसकी रेमेडी चेंज हो सकती है और उसी लिए हमारे रेमेडीज में, हमारे मेट्रामेडिका में मेडिसिन रिलेशन हो सकता है. कोई पेशेंट की एक्यूट में मेडिसिन चेंज हो जाए और कोई पेशेंट का अगर एक्यूट आता है तो वही मेडिसिन इसके क्रॉनिक भी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन होम्योपैथी अ सिम्पटम अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इफ इट रिप्रेजेंट हिम एज अ होल रेदर देन द सिचुएशन. तो इसीलिए हमेशा समझ लो कि होम्योपैथी में कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं. आप एक आधा ड्रग अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है तो एक्यूट में भी वो चल सकता है या फिर एक्यूट में उसकी चेंज भी हो सकती है, लेकिन वो भी वही मेडिसिन एक्यूट में रहेगी ऐसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एनी मैन इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, एज, सेक्स feels jealous at some point of time or the other, but a jealous person is one who feels his emotion many times and for trifling matters as well. Only then can he be labeled as a jealous man. So in the second lesson, in repertorizing a case is to select a rubric which runs through and through that person, which has not changed over the years, or that which resists, that is one that is a genetic or an innate character of his person. Yes, this is usually from the non-diseased group of rubric. तो हमें हमेशा ये बात अभी अच्छी तरह से समझ लो कि हमें हमेशा उसके इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो थ्रो एंड थ्रो है, उसे इंपॉर्टेंस देना है, उससे सिलेक्ट करना है. इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट होता है कि सिंस द बर्थ उसकी केस टेकिंग है. सिंस बर्थ क्या क्या हुआ, हर डिजीज को, हर इवेंट्स को देखना. सो वी सी इन एग्जाम्पल सेकंड दैट इज इट is quite natural for any wife to get upset, yes, if her husband scold her, and therefore his reaction to the situation is quite normal and should not be given too much value. Given scenario does not warrant our much attention or thought. For the selection of any rubric, we also need to be very well conversant with the cross reference of the rubric under consideration. Therefore, this exercise of coupling and putting together rubrics which are similar in meaning but may mean or imply something slightly or grossly different can always come in handy. Yes. तो similar meaning के rubric बहुत है, लेकिन कौन से rubric को importance देना, ये हमारे knowledge, और वो knowledge आता है theory of miasm. अगर आपका miasm perfect है तो आप easily distinguish कर सकते हैं which rubrics is important and which. जैसे कि optimistic, pessimistic, negative एंड पॉजिटिव, इसमें से कौन सा लेना है, कौन सा. तो ये है सिलेक्शन ऑफ. इसमें से क्या समझ में आया, कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्योंकि एग्जाम्पल 4, इसमें एग्जाम्पल बहुत दिए हैं तो हम एग्जाम्पल 4 कर लेंगे. ठीक, तो आज के सेशन पे किसी को कोई क्वेश्चन, 2 मिनट हम वोट देते हैं. जी सर. सर सैटरडे फ्राइडे को मैंने क्लास किया था आपका, तो उसमें आप डिस्कलरेशन के बारे में बता रहे थे आप, तो मैं सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन लास्ट में कोई डॉक्टर साहब बात करने लगे, फिर सवाल नहीं हो पाया.
वो आपने बता रहा था कि जो डिस्कशन लीप होता है क्यों होता है, पूरा होगा तो पार्टनर से होगा, अपर होगा तो फादर से होगा, लोअर होगा तो मदर से होगा। तो मेरे पास एक पेशेंट है, उनका साइड में दोनों कॉर्नर जो है ना वहां पे व्हाइट है, विटलिगो है। तो ये 4-5 साल से है और मैं जस्ट एक वीक पहले ही उनको देखा हूँ। तो बहुत ट्राई किया कजेशन निकालने के लिए, क्यों हुआ उनको जो है, तो उन्होंने कुछ सिम्टम नहीं दिया वहां मेरे को। तो मैं वही अंदाजा लगा था कि कैसे मेरे को मालूम हुआ कि कहाँ से किस कारण से इनको दोनों साइड माउथ के कॉर्नर में व्हाइट स्पॉट आए जो है। यस, तो सबसे पहले आप उनमें ये देखो, ये पहले फाइंड आउट करो कि स्टार्टिंग वहीं से हुई क्या। हाँ वही, केवल वही है ही और कहीं नहीं है पूरी बॉडी में। बॉडी पे कहीं नहीं है, लेकिन जी जी, लेकिन इसके पहले कहीं आके गया, बाद में यहाँ आया और गया नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं हुआ, जहाँ है वही है। ओके, तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो स्किन है, इसलिए आपको जी। इंटीग्रिटी में जाना पड़ेगा, अटैचमेंट में जाना पड़ेगा उनके, जी जी कि ऐसा क्या हुआ लाइफ में, कोई सडन रिलेशनशिप में कुछ जी ऐसा जी। सडन हो गया जिससे रिलेशनशिप ब्रेक हो गई। फिर वो पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर चिल्ड्रंस हो सकते हैं। वो सर उनका तलाक हुआ है 9 साल पहले जी और केस 26 साल से चल रहा था। तो जी। फिर मैंने पूछा कहीं से कुछ रिलेशन कहीं से लगा, क्योंकि वो साइड बोल नहीं पा रहे किस साइड हमको हुआ, राइट तो हुआ या लेफ्ट उनका। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है ना कि उनका ब्रेकअप हुआ, मैरिज ब्रेक हुआ, सेपरेट हुई। जी वो, लेकिन वो 26 साल से बंद है उनके यहाँ आना जाना, 26 साल से केस था। 9 ईयर्स से वो सब डिवोर्स का कागज पेपर ओके हो गया, लेकिन बीमारी आई 4 साल पहले उसके तो हम हाँ, और शादी होने से 3-4 साल साथ में वो दोनों लोग रहे ही हैं। हाँ। कभी भी उन लोगों के साथ रहना नहीं हुआ। 4 साल बाद से वो प्रॉपर्टी को लेके विवाद था तो वो घर छोड़ दिया था पेशेंट, उसको निकाल लिए थे लोग। लेकिन अपने को कजेशन निकालना है तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ निकला नहीं और पेशेंट उसी के लिए आया है। और सारे कई समस्या है, लेकिन वो चाह रहा है कि घर में शादी रिलेशन में कहीं पड़ा, मेरा ये देखे ना कोई, मेरा देखेगा तो दिक्कत होगा, ये दिखाई देगा और वही ठीक कराना चाहता है। नहीं तो ये पॉइंट पे उसको और डिटेल में लो, और डिटेल हिस्ट्री निकालो कि एग्जैक्टली कब क्या हुआ। आप उनके शादी से लेके तो डिवोर्स तक का एक एक मतलब इवेंट का हिस्ट्री पूछो, क्योंकि उसमें ही आपको इसका पॉजिटिव फैक्टर मिल जाएगा कि क्या हुआ था। लेकिन सर जो उन्होंने निकाला था उनको 26 साल पहले निकाला था घर से, और उसी मैटर को ससुराल मायके में रह के केस हुआ, उसी मैटर को लेके केस चला और 9 साल पहले केस खत्म हो गया, सारा मैटर क्लोज अप। ठीक है ना, हमें तो उसके ओनली रिएक्शंस लेना है, हमें तो उनके रिएक्शन देखना है, तो अपने को खाली उनके रिएक्शन मिलने को ना इस टाइप से आप उसने हिस्ट्री लीजिए। उन्होंने एक बात और बताई कि यूटेरस जो है थोड़ा सा बाहर है। तो मेरे को कभी कभी होता है पेशेंट सब कुछ बोलना नहीं चाहता है, मैंने अकेले में केबिन में रख के उनको पूछा, कभी कभी ऐसा भी होता है लोगों का दूसरा रिलेशन नहीं लगा हुआ है कहीं से, बोली नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है कहीं नहीं। हमने पूछा कि केवल हम आपको ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, मेरा और कोई मतलब नहीं है, आप बोलोगी सही से ठीक हो जाओगे। बोली नहीं डॉक्टर साहब मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसी नहीं। उसका रीजन ये नहीं है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस है ना उसको। जी जी। तो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस क्यों है? तो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस मतलब यूटेरस इज फॉर फैमिली, फॉर होम। तो उसका घर बर्बाद हो गया, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, इसलिए उसको प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, राइट। हाँ तो उसकी रिएक्शन पूछो कि जब ये सब इवेंट्स हुए, जब आपको छोड़ दिया गया, आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया, तब आपने क्या किया, आपकी क्या रिएक्शन थी, आपने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया। तो आप अगर उसको एग्जैक्टली लेते हैं हर पॉइंट पे तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली सर वो ना उसका प्रॉपर्टी था, ससुराल वाले जो है वो जमीन, ये 2 बहन थी केवल, माँ के घर कोई भाई नहीं था, तो उसका जमीन बहुत कीमती था, उसका बेचवा के 2 बार बेचवाए जमीन, और उससे उन लोगों ने मकान अकन बनवाया। तिवारा बोले बेचने के लिए, बोली नहीं अब नहीं बेचेंगे। तो और किसी को कोई शॉर्ट में पूछना होगा तो पट से पूछ लीजिए, या फिर अपन फिट कर देते। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।